हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। आज हम पढ़ेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम मोस्ट टाइम पे एक टॉपिक है जिसे हर उस बच्चे को पढ़ना चाहिए जो लॉज ऑफ मोशन में अपनी कमांड रखना चाहता है। लॉज ऑफ मोशन चाहे आपका 11th क्लास का पेपर हो या फिर आपका जेई और नीट का पेपर हो, उसमें मोस्ट टाइम की टॉपिक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि बारहा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा पुली ब्लॉक सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पुली ब्लॉक सिस्टम के पहले वाला टॉपिक, यानी हमने लॉज ऑफ मोशन तीनों तरह से पढ़ लिए थे। पुली ब्लॉक सिस्टम को समझिए। पुली क्या होती है? वो कुआं होता है ना, कुआं जो गांव में होता है ना। उस गांव में कुएं के ऊपर आपने देखा होगा जो उसकी ओट होती है उस पर एक घिर्री होती है ना। उस घिर्री पर एक रस्सी होती है, रस्सी बाल्टी के साथ कनेक्टेड होती है ना। तो आप समझिए कि जो रस्सी है वो स्ट्रिंग है ना, रोप। उस रोप को हम खींचते हैं तो वो पुली जो है वो घूमती है, वो जो घिर्री होती है वो घूमती है ना। तो बस वो जो पुली है ना, वो जो घिर्री है ना, हम उसी को स्टडी करने वाले, उसी से रिलेटेड कनेक्टेड मोशन को स्टडी करने वाले, और उसी के मैं आपको प्रॉब्लम्स पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए पहला हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये जो पुली होती है, इस पुली को हम कैसे देखें। तो ये पुली, तो ये हो गई पुली है ना। इस पुली से अटैच्ड होता है एक ऑब्जेक्ट, या तो आप दूसरा ऑब्जेक्ट आप लगा दीजिए या इसको अपन पकड़ के खींचेंगे। तो जब ये रोप नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है ये पुली ऊपर जाएगी, इसी से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। इसी से रिलेटेड हमें सभी कुछ पढ़ना है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पुली ब्लॉक सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि दो पार्ट, इसके कंपोनेंट, इसके दो मोस्ट आईएमपी है। एक है पुली और दूसरा है स्ट्रिंग। तो पुली और स्ट्रिंग दोनों की हम प्रॉपर्टीज को चर्चा कर लेते हैं, यानी उसके एजम्पशंस को देख लेते हैं कि पुली का एजम्पशन क्या होता है। जो पुली होती है वो आप देखिए इस तरह की पुली होती है ना। अब ये पूरी पुली जो है एक रॉड होती है, उस पर घूमती है। तो रॉड और पुली के बीच में, रॉड और पुली के बीच में इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये और इसके बीच चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। पहली बात, कैसी पुली मानेंगे हम? फ्रिक्शन लेस पुली मानेंगे, फ्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ड्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी कैन नॉट कंसीडर मास ऑफ द पुली, यानी इस पुली को हम कैसा मानेंगे? मासलेस। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, दो एजम्पशन हमने देख ली है। इन दोनों एजम्पशन को देखिए, पुली इज मासलेस एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस। नेक्स्ट है एजम्पशन अबाउट स्ट्रिंग। तो एजम्पशन अबाउट स्ट्रिंग भी इस तरह से समझे कि जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को हम खींचने पर उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आई? पहली बात, लेंथ अगर बढ़ गई, उसके मतलब जैसे इलास्टिक होता है, इलास्टिक को पकड़ के खींचते हैं तो क्या होता है? इलास्टिक बड़ा हो जाता है ना। जैसे स्प्रिंग होती है, उसको खींचेंगे तो बड़ी हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो लेंथ एग्जैक्टली उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। इसका मतलब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी। बात समझ में आई? पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रिंग के भी मास को हम निग्लिजिबल मानेंगे, है ना, और उसके मास को हम कहीं भी कंसीडर नहीं करेंगे ड्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए इसके भी दो एजम्पशन बन गए। स्ट्रिंग इज मासलेस एंड स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब मैंने आपको समझाया कि जो स्ट्रिंग होती है अगर वो खींच जाए तो इसे क्या कहेंगे हम? एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और अगर वो खिंचाव नहीं पैदा करती है, वो खिंचती रही है, तो इसे क्या कहेंगे? इनएक्सटेंसिबल। चलिए, अब हमारे पास में सब कुछ है। हमें लॉज ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेंटर में रहेगा। इसमें एक और चीज हमें खास बात, एफबीडी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा आगे चलकर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है,
तो देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम is held by a string on an inclined plane as shown in the diagram. Clear? The transition in the string is, the tension in the string is. क्या करना है हमें, ध्यान से देख लेते, इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये जो इस इंक्लाइंड प्लेन पर देखो ब्लॉक को रखा गया है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है कि 30 डिग्री है ना। ब्लॉक का मास 15 किलोग्राम है, ये 15 किलोग्राम का ब्लॉक है। क्लियर? और यहां पर ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन जनरेट होगा जबकि ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने ले लिया ये ब्लॉक। इस ब्लॉक में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ब्लॉक है, इस पर स्ट्रिंग में टेंशन जो जनरेट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है ना। अब इस वेट से अगर मैं कंपोनेंट निकालना शुरू करूं तो कंपोनेंट कैसे निकलेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो एंगल रहेगा, देखिए ये वाला एंगल। अब आप समझिए, यहां से ये तो हो गया वेट है ना, और ये हो गया इसका एंगल। तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में ये 30 डिग्री है। अब W के दो कंपोनेंट निकलेंगे। ये कंपोनेंट रहेगा W cos 30 और एक कंपोनेंट यहां निकलेगा इस डायरेक्शन में जो रहेगा W sin 30। इसका मतलब आपको अगर टेंशन निकालना है तो टेंशन का फॉर्मूला यहां पर अगर हम देखें तो T इज इक्वल टू W sin 30 बन गया। ठीक है ना, कोई मोशन तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब T इज इक्वल टू mg sin 30। mg sin 30 मतलब T इज इक्वल टू m की जगह पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे 15 किलोग्राम, 150 हो जाएगा। G की जगह पर 10 लिखना है, ये लिखा। और यहां पर sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ जाएगा 75 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर आ चुका है। Two masses M1 1 kilogram and M2 2 kilogram are connected by a light inextensible string and suspended by means of weightless pulley as shown in the diagram. ठीक है, assuming that both the masses start from rest, the distance traveled by the center of mass in 2 seconds is। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन दो जगह पर जा रहा है। पहला है कि आपको दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना है, फिर इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है और फिर इसे इजीली तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एफबीडी। देखिए एफबीडी क्या होता है, बहुत सिंपल सा काम है। हम पहले चर्चा करेंगे फॉर मास m1। तो मास m1 पर चर्चा कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, ये मास m1 है। इस मास m1 का यहां पर वेट रहेगा W1 और ऊपर की तरफ रहेगा टेंशन T। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मास m1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम है तो जाहिर सी बात है कि मास m1 क्या करेगा? ऊपर जाएगा, है ना। विथ एक्सेलरेशन है, ये विथ एक्सेलरेशन a नीचे आएगा। सीधी सी बात है, जब एक ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। ठीक है ना, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतने ही एक्सेलरेशन से दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर हम देखें तो क्या है? ऊपर की तरफ ये है ए एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां से इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाता हूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स यानी टेंशन को आप क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो जब इसे हम पॉजिटिव मानेंगे तो T माइनस W1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? M1A। बहुत सिंपल, इसको और सॉल्व करके क्या लिखेंगे? T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी। अब सेम हम यही काम किसके लिए करेंगे बेटा?
हम काम करेंगे m2 के लिए। तो m2 के लिए अगर हम यही काम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर है फॉर मास m2, है ना, फॉर मास m2 के लिए अगर हम देखें तो यहां पर ये रहेगा W2 वेट, और ऊपर क्या रहेगा, टेंशन T। अब देखिए इसका वेट ज्यादा है ना, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा होने की वजह से ये नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे रहेगी। अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाता हूं तो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा W2 माइनस T इज इक्वल टू M2A। क्लियर बात, इतना पार्ट आ गया बेटा समझ में। अब हम इसके आगे की चर्चा करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। यहां पर आएगा M2G माइनस कैपिटल T इज इक्वल टू M2A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे ताकि T ये जो टेंशन है और ये जो टेंशन है ये एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाएगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लिखेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या आएगा आंसर, m1 माइनस m2, ना गलत, m2 माइनस m1, और फिर आएगा g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। क्लियर बात। अब यहां से एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप चाहे तो इतना पार्ट आप कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट g। क्लियर। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 डॉट g, दैट इज a इक्वल टू 1/3 डॉट g, या इसे हम लिख सकते हैं 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ध्यान से देखें, एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब माइनस है ना। अगर मैं इसे पॉजिटिव मान रहा हूं तो इसे नेगेटिव मानूंगा, अगर इसे पॉजिटिव मान रहा हूं तो इसे नेगेटिव मानूंगा। चलिए, नीचे वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव मान लेते हैं। मतलब कोई एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है तो दूसरी डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना है। मैंने नीचे आने वाले ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन मैंने कंसीडर कर लिया नेगेटिव। अगर ऐसा करते हैं तो यहां पर मास है m1, यहां पर मास है m2। अब ध्यान से देखिए, इसके जो सेंटर ऑफ मास का रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए ACM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, m1 है प्लस m2 है, क्योंकि दोनों का मास एक्सेलरेशन सेम है इसलिए A ही लिखेंगे, और m1 प्लस m2। यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ACM इज इक्वल टू m1 की जगह लिखेंगे 1, मतलब A आ जाएगा माइनस है, प्लस 2 है डिवाइडेड बाई 3, मतलब ACM कितना आ गया, ACM आ जाएगा हमारे पास में A डिवाइडेड बाई 3, दैट इज ACM इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 10/9, कितना आ जाएगा, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया, किसका एक्सेलरेशन आ गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब नीचे की तरफ 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की के एक्सेलरेशन से सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, मतलब इन दोनों का जो मास का सेंटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 2 सेकंड में वो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा, है ना, 2 सेकंड में। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूंकि यहां पर U की वैल्यू 0 है, इनिशियली स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम रेस्ट, ये लिखा है यहां पर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
तो 0 प्लस हाफ ACM टी स्क्वायर। तो यहां से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ACM की जगह पर लिखेंगे बेटा 10/9 और T की जगह पर लिखेंगे हम 2 सेकेंड। दे रखा है ना 2 सेकेंड, देखिए ये रखा 2 सेकेंड। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20/9 मीटर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, आ गया है तक समझ में? ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, द टू ब्लॉक्स ऑफ मास m and 2m are connected by a light string passing over a frictionless pulley as shown in the figure. The mass m is placed on smooth inclined plane. Smooth मतलब यहां पर फ्रिक्शन यूज नहीं करना है आपको। plane of inclination 30 degree and 2m hangs and the 2m mass hangs vertically. देखिए यहां पर 2m मास कहां पर है, देख लीजिए ये 2m मास है, ये वर्टिकली हैंग किया गया है, ये मास m है, इसको इस इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है। इफ द सिस्टम इज रिलीज द ब्लॉक मूव विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू, है ना, ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे कितने एक्सेलरेशन से, आपको ये कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, जितना एक्सेलरेशन यहां आएगा उतना ही एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इस ब्लॉक को मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। फॉर मास m, अगर मैं मास m के लिए बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये तो हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये तो मास m हो गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग T रहेगा ऊपर की तरफ, इसमें वेट रहेगा नीचे की तरफ। सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो एंगल रहेगा ये 30 डिग्री रहेगा, जो नीचे की तरफ रहेगा वो कितना रहेगा, W cos 30। क्लियर, और यहाँ पर जो रहेगा ये वाला जो कंपोनेंट निकलेगा ये निकलेगा W sin 30। आप समझने की कोशिश कीजिए, इस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। देखिए आप समझे, ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ वेट लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, इसका मतलब टेंशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब सेकंड लॉ से हमें इक्वेशन लिखना है। ठीक है, सेकंड लॉ का इक्वेशन कैसा बनेगा, यहाँ पर टेंशन T देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव, माइनस W sin 30 और इक्वल में क्या लिखेंगे हम, मास मतलब m1a। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर आएगा T माइनस W की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, mg। क्लियर, mg sin 30, sin 30 मतलब 1/2, सॉल्व करके लिख ही लेते हैं। यहां पर लिख दिया मैंने 1/2 इक्वल टू ma। क्लियर, तो आंसर हमारे पास में आ चुका, ये इक्वेशन बन गई। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 2m मास जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2m मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये 2m मास नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पर इस पर वेट लगेगा 2m पर, और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा, इसका मतलब हम W2 को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, और माइनस क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू m2ma। क्लियर, अब W2 की जगह पर लिखेंगे हम 2mg माइनस T इज इक्वल टू 2ma। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन कितना है दोनों ऑब्जेक्ट्स में, मतलब हमें a कैलकुलेट करना है। यहां से हम सिंपल सा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करके सिंपल आंसर निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, 2mg माइनस हाफ mg इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 2m प्लस m मतलब 3ma। अब आप सोचिए 2mg में से हाफ mg माइनस कीजिएगा तो 1.5 mg बचेगा, है ना। 1.5 mg को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 mg। तो यहाँ आंसर आएगा, अब मैं इस यहाँ से मिटा रहा हूं, यहां से देखिए आप
यह आंसर आएगा 3/2 mg और इक्वल में क्या कितना आ जाएगा 3ma। m से m कैंसल हो जाएगा, a इक्वल टू g/2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? आगे यहां तक समझ में? चलिए आगे देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ओवर द वेज एज शोन इन द डायग्राम। आपको कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम दो इक्वल मास है, देख सकते हैं आप, ये दो इक्वल मास है, इसका मास और इसका मास इक्वल है ना। और दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब एक वेज का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल नहीं है, अपोजिट अलग अलग है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि इन दोनों से एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा ईच मास। फॉर ईच मास वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल एम, मतलब मैं इसे कंसीडर कर लेता हूं मास m1 और इसको कंसीडर कर लेता हूं मास m2। मैं दोनों के लिए पहले क्या निकालूंगा FBD सॉल्व करके हम इसके आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, फॉर मास m1, अगर मैं मास m1 की बात करूं बेटा, तो ध्यान दीजिए यहां पर इस डायरेक्शन में रहेगा टेंशन, इस डायरेक्शन में रहेगा यहाँ पर वेट W1। अगर मैं इस W1 के कंपोनेंट्स निकालूं तो एक रहेगा W1 नीचे की तरफ, है ना, इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो क्या रहेगा W1 cos 37 और यहाँ रहेगा W1 sin 37। ठीक है, अब आप समझिए जब दोनों का मास इक्वल है तो आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सा मास नीचे आएगा कौन सा ऊपर जाएगा। तो अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख लीजिए कि जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा नीचे मतलब तेज आएगा, वो नीचे आएगा, और जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि यहाँ पर ये वाला मास जो है नीचे की तरफ आ रहा है a एक्सेलरेशन से। जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा ये a एक्सेलरेशन से इस सरफेस पर ऊपर उठेगा। क्लियर? तो यहां से मैं फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं बनाऊं इस पूरे डायग्राम से, तो एक्सेलरेशन तो ऊपर है, तो क्या बनेगी t माइनस W1 sin 37 और इक्वल में आ जाएगा हमारे पास m1a। अगर मैं इसे सॉल्व करके लिखूं तो लिखेंगे t माइनस कैपिटल mg sin 37, है ना, और इक्वल में आएगा ma। ये है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं FBD बनाऊंगा किसके लिए, सेकंड मास के लिए, तो सेकंड मास के लिए FBD कैसा बनेगा, देखिए ये तो हो गया W2, है ना, ऊपर की तरफ यहां टेंशन रहेगा, इस डायरेक्शन में T। अब सोचिए यहां पर ये एंगल बनेगा, ये एंगल रहेगा 53 डिग्री, तो ये बनेगा W2 साइन नहीं cos 53। क्लियर? और इस डायरेक्शन में क्या बनेगा W2 साइन 53। अब यहां पर अगर मैं इसे देखूं ध्यान से तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा बेटा। जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा तो यहाँ W2 साइन 53 डिग्री ये कैसा रहेगा, ये नीचे की तरफ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो W2 मतलब अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा M2G मतलब mg, ये कैपिटल mg साइन 53 माइनस ये t ऊपर की तरफ इक्वल में क्या आएगा ma। क्लियर? ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है और ऐड करके सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, टेंशन नहीं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं mg कॉमन आ जाएगा, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो mg कॉमन आ गया साइन 53 माइनस साइन 37 डिग्री। क्लियर? और इक्वल में आएगा 2ma। आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? इतना पार्ट आया।
इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा। ए इक्वल टू जी डॉट साइन 53 की वैल्यू होती है 0.80 माइनस साइन 37 की वैल्यू होती है 0.60। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो डिवाइडेड बाई 2, यहां से आएगा 0.2, क्लियर। यहां से कितना आएगा 0.2, यहां से जी की वैल्यू आएगी 10, सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा जो रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इतना अच्छा आपने पैशन दिखाया, अच्छे से सुना, मुझे अच्छे से सीखा। होप आप कुछ अच्छा सीखे होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।